यहाँ पे 3 देश के सबसे टॉप सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं। 3 डेटा पॉइंट मैं इनके ही डेटा पॉइंट से देता हूं, थोड़ा इसको रोकते हैं। एक संजय सर का डेटा पॉइंट है कि 25 से 30% लोग लास्ट डे या 2 से 3 दिन पहले डिसाइड करते हैं कि किसको वोट करना है। एक एक्सिस माई इंडिया का डेटा पॉइंट है सर कि 31% लोग ही लॉयल वोटर हैं भारत में। बिल्कुल। और एक सर के सर्वेज में भी बहुत बार आता है कि 25% लोग लगभग, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, कैंडिडेट देख करके वोट देते हैं। कैंडिडेट उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। तो जब ये 3 बातें हैं तो क्या ये इलेक्शन डन डील है? कैंडिडेट्स अभी अनाउंस नहीं हुए। 25 से 30% से किसी भी चुनाव में मार्जिन ही नहीं होता है। और 31% लोग ही आइडियोलॉजिकल वोटर हैं। 70% लोग तो भारत में शायद स्विंग वोटर हैं, जो हर चुनाव में किसी दूसरे। नहीं अमिताभ, आप जिस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं इस पे मेरा थोड़ा मतभेद है इन आंकड़ों से। लगभग अगर हम देखें पिछले 10 सालों में तो पार्टी आइडेंटिटी पर वोट देने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज तकरीबन 65% मतदाता जो है वो पार्टी देखकर वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट का प्रेफरेंस बहुत कम हो गया। 8 से 10% बच गए हैं जो कैंडिडेट देख के वोट करते हैं। तो कैंडिडेट बहुत मैटर नहीं कर रहा है। संजय जी एक बात बताइए कि फैन सिटर वोटर कितना है? अब उनका भी दायरा जो बीच में खड़ा हुआ है, अगर मैं पार्टी निष्ठा नहीं है, अगर मैं 96 से लेके 2019 तक की बात करूं तो 96 के समय में तकरीबन वो फैन सिटर, जिसको कहते हैं आखिरी के 2-4 दिनों में मन बनाना, वो 30 से 35% होते थे। उनका आंकड़ा धीरे धीरे वो घटता चला गया प्रतिशत, और अब तकरीबन 10 से 12% वोटर ऐसे रह गए हैं जो आखिरी 2-3 दिनों में मन बनाते हैं। तो लगभग इसी के लिए सवाल जो है कि क्या डन डील है 2024? डन डील उस मायने में मैं देखता हूं कि एक ऐसा रेस है जिसमें विनर कौन है ये पता है, जीतेगा कौन रेस, कम से कम मेरा असेसमेंट यही है। अब वो विनर क्या अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा, उससे पीछे रह जाएगा, आगे रह जाएगा। और इसका आधार मेरा यही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं, और आज पार्टी के साथ जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं उस पार्टी का जो कैप्टन है उनकी अपनी बड़ी छवि। एक भारतीय जनता पार्टी की आपकी छवि क्या है? एक भारतीय जनता पार्टी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन लोगों से पूछा कि भाई हम लोगों का नतीजा ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए एक रिपोर्ट बना के आप हमें भेजिए। उन्होंने एक 80 पेज की रिपोर्ट भेजी जो इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, विस्तार से उसमें प्रकाशित हुई थी। उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री दफ्तर को रिपोर्ट भेजी। उन रिपोर्ट में बहुत सी बातें थी, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा और मैं आप लोगों का समय नहीं खाना चाहता, लेकिन उसमें एक बात थी कि जो बीच का वोटर था, जो अनिश्चित वोटर था, जिसकी पार्टी निष्ठाएं तय नहीं थी कि भाजपा के खिलाफ वोट करेगा या भाजपा के पक्ष में वोट करेगा, उसने आखिर में निर्णय लिया कि वो हमें वोट कर दे, इसलिए हम चुनाव ये जीत गए। वरना कई बातें उन्होंने ऐसी कही थी, इससे लग नहीं रहा था कि वो उस चुनाव को आसानी से जीत सकते थे। तो मैं अभी भी इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि वो वोटर कितना है। मुझे लगता है, हालांकि आप लोग ज्यादा आंकड़ों के बड़े खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि वो वोटर अब हिंदुस्तान में करीबन 15 से 20% है। बहुत ध्यान से उन बहसों को देख रहा है जो हम लोग करते हैं या दूसरे लोग करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की ऊपर चर्चा हो रही है, उसको ध्यान से देख रहा है। वो बिल्कुल आखिर में तय करेगा कि उसको किधर वोट देना। मुझे लगता है ये बड़ा भ्रम है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कोई चुनाव, मैंने एक मुद्दे के तौर पर बताया। देखिए, मैं 3-4 विषय दे रहा हूं। अभय जी, अनडिसाइडेड वोटर। अभय देखिए, कुछ आपने जो पॉइंट कहे हैं मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, जितना कैंडिडेट का महत्व असेंबली इलेक्शन में होता है उससे बहुत कम लोकसभा चुनाव में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सब मेरे से सहमत हैं। देखिए जितना माइक्रो लेवल पे होगा कैंडिडेट का उतना 50-80 एक मैं प्रेजेंट कंप्लीट करता हूं। तो कैंडिडेट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, फिर भी हर पार्टी पहले से बस 10-20 साल पहले कोई इनको लड़ाते हैं ऐसे सोचते होंगे। आज हर कोई सर्वे कराते हैं, हर कोई अच्छा परफॉर्मेंस के लिए लड़ते, तो इसलिए काफी रैशनल डिसीजन होता है, तो किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, अनडिसाइडेड वोटर जब स्विंग करता है आमतौर पर ये उसी रेशियो में स्प्लिट होता है जिस रेशियो में जो डिसाइडेड वोटर फॉल करता है। एग्री कंप्लीट, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। 15 यदि 20% अनडिसाइडेड है वो जनरली उसी रेशियो में स्प्लिट होता है, बाकी 80 की तरह। वो उसमें फर्क तब आता है जब कोई बड़ा कुछ
बन जाता है, कुछ कारण या होता बड़ा है, होता है जैसे या 84 में हुआ या इंदिरा गांधी जी का या फिर असैसिनेशन। फॉर दैट मैटर अभी जैसे हम राजीव में का बहुत बड़ा साइलेंट वोटर आ रहा है वेस्ट बंगाल का, पॉलिटिकल वायलेंस के डर से जब इंसान नहीं बताता। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे वेस्ट बंगाल में अगर अमिताभ 15 से 20% अभी साइलेंट वोट, हमारे में ऑलमोस्ट 20% आ रहा है, मेरा मानना है वो शायद ममता बनर्जी के लिए खतरा होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर जो नहीं बोलता है वो कहाँ जाएगा, ये उसके डर के कारण सामान्यतः नहीं बोलेगा। तो इसको अगर आगे अगर इसको आगे ले जाए तो लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट की महत्ता बहुत कम है, कम होते जा रही है। तो बहुत सारी बातें होती है मोदी फैक्टर के बारे में, ठीक है। अब अगर CSDS का आंकड़ा ले लें तो 1 आउट ऑफ एवरी 3 वोटर ने मोदी जी के नाम पे भाजपा को वोट किया। अगर मैं इसको और ब्रेक कर दूं, जो मैंने थोड़ा खुद से इसके ऊपर रिसर्च कर लिया, एनडीए को 27.5 करोड़ वोट मिले थे 2019 के चुनाव, और यूपीए को 16.5, यानी लीड जो थी एनडीए की वो 11 करोड़ वोट की थी। उसमें से अगर ये 1/3 फैक्टर हटा दें, 8.5 करोड़ वोट मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी को मिला था। यानी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लीड जो बीजेपी या एनडीए को यूपीए के ऊपर है वो मोदी फैक्टर की वजह से है। तो इससे मेरा सवाल है कि क्या आज विपक्ष और सत्ताधारी दल में मोदी फैक्टर ही डिफरेंस है? अगर मोदी फैक्टर को चुनाव से हटा दिया जाए तो क्या कांटे की टक्कर हो सकती है? मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन सिर्फ उसी को मैं फैक्टर नहीं मानता। एक गवर्नेंस के बारे में भी मुहर लगती है, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी मुहर लगती है, वो भी मोदी जी से जुड़ा हुआ है, और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बहुत बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। देखिए मोदी जी की वजह से ही है वो जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं सरकार का, और जो जनता का जुड़ा हुआ है, जनता का जो जुड़ाव है मोदी जी के साथ, खासकर 10 साल के बाद, 10 साल तक अमूमन इंडिया के अंदर जुड़ाव हो सकता है, ऐसा हमने पिछले कई सालों में देखा है। देखिए वो एक जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म, मुझे लगता है कि कई बार कि विपक्ष के लिए शायद जो कंपोनेंट हैं चुनाव जीतने के, जितने भी आप बता रहे हैं, चाहे लीडरशिप के मामले में या गवर्नेंस के मामले में या ऑर्गेनाइजेशन के मामले में, बीजेपी का पीक और विपक्ष का लो पॉइंट अभी है, ये एक साथ आया है। ये कंट्रास्ट जो है ना इतना बड़ा है। आपको लगता है आ गया या अभी और अभी बाकी है आगे? ये देखिए पीक आ चुका है, आने वाला है। आने से ज्यादा क्या है मैं बताऊं, इन चुनावों में जो मुझसे लोग बोल रहे हैं, जो बार बार जो स्केप्टिकल तरीके से पूछते हैं, वो दरअसल 2004 की बार बार याद दिलाते हैं कि 2004 भी तो हुआ था। और मेरा मानना यह है कि 2004 नहीं होगा। कारण यह है कि बेसलाइन बदल गई। बेसलाइन वो है ही नहीं संजय भाई। 2004 की बेसलाइन 1999 का चुनाव था। 1999 के चुनाव में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, बीजेपी को 24% वोट मिले थे, कांग्रेस को 4% ज्यादा वोट मिले थे, 28%। कई आर्टिकल, आज का बेसलाइन क्या है 2019, 37 और 19, कई आर्टिकल लिख दिए इस पे, ठीक है ना। तो आपका बेसलाइन सारा चेंज हो चुका है, और वो बेसलाइन चेंज होने के बाद में रातों रात आप 20% वोट की लीड, और दूसरी एक चीज छूट रही है इसमें, यहाँ जो एक चीज छूट रही है चर्चा में, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और क्षमता का प्रदर्शन किया है जो कि किसी जमाने में कांग्रेस के पास होती थी और कुछ दूसरे दलों के पास भी अलग अलग प्रदेशों में होती है। वो ये है कि सामाजिक समूहों को जोड़ने की क्षमता। मैं समझता हूं इस चीज को आप मोदी मैजिक कहते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इस चीज को आप मोदी मैजिक कहते हैं। उस मोदी मैजिक का रहस्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रांतों में अलग अलग राजनीतिक युक्तियों का इस्तेमाल करके जबरदस्त सामाजिक गठजोड़ बनाती है। और कितना, और वो सामाजिक दूसरी बात यह है संजय, उस सामाजिक गठजोड़ को वो अगले चुनाव में टिकाती भी है। अन्य नेता भी सामाजिक गठजोड़ बनाते हैं, अगले चुनाव में थोड़े दिनों बाद वो भंग हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन भाजपा लगातार उसको टिकाए रखती है। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ जोड़ती रहती है, एक आध कोई कम होता है तो फिर जोड़ देती है। मैंने कम से कम एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर पिछले 15-20 साल में जो देखा है, उसमें यह क्षमता मैंने बहुत कम पार्टियों में देखी है, और इतनी टिकाऊ तरीके से उन्होंने किया है। एक सेकंड प्रदीप जी, और कितना चतुराई से किया। अलग अलग राज्यों में जिस ओबीसी वोट की बात होती है कि भाई ओबीसी की बड़ी संख्या है, अब कितनी संख्या उस पर डिबेट ना करें, मान लें 40-45% है। बिहार में देखें
डोमिनेंट ओबीसी को किनारे करो, क्योंकि उनकी साख एक पार्टी के साथ है, मैं यादवों की बात कर रहा हूं, तो नॉन यादव को अपनी ओर साधने की कोशिश करो। यही काम यूपी में भी किया और अलग अलग राज्यों में किया। हरियाणा संजय जी, मुझे लेकिन हम किसी देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम को बनाया, अभी यादव कम्युनिटी से सीएम को, मुख्यमंत्री को बनाया हमने, एक ट्राइबल मुख्यमंत्री। आपने जो कहा, ये एक समावेश, सामाजिक एक तरह जो न्याय, ये केवल नारा नहीं। आपकी मोदी जी के कैबिनेट को देखिए, जितना प्रतिनिधित्व हर समाज को दिया गया, ये एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है। ये हमारी ताकत है, ये कोई चतुराई नहीं है। मैं इसको समावेश के साथ साथ में एक बहुत चतुराई शब्द बहिर्वेशन भी है। चलिए, चतुराई जो सामाजिक न्याय, चतुराई नहीं है, ताकत नहीं है, सामाजिक न्याय है। अच्छा, चतुराई नहीं है, ताकत नहीं है, तो क्या आप मानेंगे कि बीजेपी भी जात पात की राजनीति करती है या नहीं? ये सामाजिक न्याय, हर वर्ग को समावेश करना, समाज को ये प्रतिनिधित्व देना, ये भाजपा इसको समरसता कहती है। सामाजिक न्याय इसको लालू यादव, मुलायम यादव